हमने आपको पॉलिटी का भाग 1 पढ़ा दिया है, जिसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया था। आज हम भाग 2 पढ़ाएंगे, जिसमें नागरिकता के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। नागरिकता को कोई व्यक्ति कैसे ले सकता है, मतलब जो भारतीय नागरिकता है उसको कैसे ले सकता है, और जो हमारी नागरिकता है उसको किस किस आधार पर हमसे छीनी जा सकती है या फिर उसकी समाप्ति की जा सकती है। तो चलिएगा देखते हैं भाग 2। जो हमारा जो भाग 2 है, ये भाग 2 संविधान के जो 22 भाग हैं उनमें से ये भाग 2 है, जिसमें नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है और ये अनुच्छेद 5 से 11 तक के बीच में से रखा गया है। ये जो हमारी नागरिकता है इसको ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और साथ ही में यही बता दें कि जो भारत की जो नागरिकता है वह इकहरी नागरिकता है। जैसे कि जब हम कहीं भी रहते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में रहते हैं, छत्तीसगढ़ में रहते हैं, महाराष्ट्र, जहाँ पर भी रहते हैं, तो उसमें केवल जब भी आती है कि आप कहाँ के सिटीजनशिप, तो अपन बोलते हैं भाई हम इंडिया के हैं। लेकिन आप देखेंगे जैसे अमेरिका वाले होते हैं या फिर यूएसए के जो लोग होते हैं, उनकी जो नागरिकता होती है वह डबल होती है। मतलब जो उनके राज्य होते हैं उनकी भी नागरिकता होती है और एक यूएसए के पूरा संघ का जो देश है उसकी भी नागरिकता होती है। मतलब जो अमेरिका की जो नागरिकता है वह दोहरी नागरिकता है, जबकि हमारी जो नागरिकता है वह एक ही नागरिकता। और हमने ये नागरिकता कहाँ से ली है, तो वह ब्रिटेन से ली है भाई। ठीक है, तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देखेंगे। अब हम देखते हैं भाई भारत की जो नागरिकता है वो 1955 के अधिनियम के नियम पर क्या है, आधारित है। इसमें समय समय पर कुछ कुछ संशोधन होते गए हैं। 1986 में हुआ एक पहला संविधान संशोधन कब हुआ, 1986 में। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है भाई कि संविधान की जो नागरिकता है, नागरिकता में पहला संविधान का संशोधन कब हुआ, मतलब सुधार कब हुआ। तो 1986 में सबसे पहले सुधार हुआ था। उसके बाद फिर बहुत सारे संविधान में मतलब नागरिकता में सुधार होते रहे। 92 में हुआ, 2003 में हुआ, 2005 में हुआ, फिर 2015 में हुआ और लास्ट टाइम 2019 में हुआ। उसमें आपने देखा होगा सीए, ठीक है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, और एनआरसी, नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, इनको अपन जानेंगे लास्ट में। तो अब देखते हैं सबसे पहले कि जो अनुच्छेद 5 और 11 तक जो दिया गया है उसमें क्या क्या बात उन्होंने कही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे अनुच्छेद 5। ठीक है, अनुच्छेद 5 में क्या बोला गया है कि उस समय जितने भी, जब हमारे देश आज़ाद हो रहा था, आज़ाद होते टाइम पे जितने भी लोग हमारे भारत के अंदर थे उन सभी के लिए नागरिकता दी जाएगी। मतलब कि क्या समझेंगे भाई, तो अपन बोल सकते हैं जब हमारा संविधान बन रहा था, अब जब 26 जनवरी 1950 को जब बन चुका था, तो उसमें बोला गया था जब 1950 से 5 साल पहले से जो लोग रह रहे हैं भारत में उनको है ना नागरिकता दी जाएगी। जैसे कि हमारी नागरिकता है वो कैसे है, जैसे हमारे दादाजी के जो पिताजी होंगे वो यहीं पे जन्मे हैं। ठीक है, अब यहीं पे जन्मे तो हम लोग के लिए किस आधार पर मिल गई है, जन्म के आधार पर। जब मतलब आज़ाद हुए होगा देश, जब हमारे दादा लोग यहीं पे होंगे, इस कारण से हमें इस वाले जो अनुच्छेद 5 के तहत क्या मिली है, नागरिकता मिली है। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 6। और अनुच्छेद 6 क्या कहता है भाई, जब भारत का विभाजन हुआ तो अब सीएस वो क्या होगा, जो भारत में रहने वाले लोग हैं पाकिस्तान गए होंगे, और पाकिस्तान में रहने वाले लोग कहाँ आए होंगे, भारत आए होंगे। अब जो भारत आए होंगे पाकिस्तान से, तो भाई उनको नागरिकता देना पड़ेगी कि नहीं देना पड़ेगी, तो उनको भी नागरिकता दी गई। और उनको नागरिकता दी गई, लेकिन ऐसे तो वो अभी भी आ जाते भाई, तो वो बोलते भाई हम भारत से पाकिस्तान आए और आपके संविधान में लिखा है कि भारत से जो लोग पाकिस्तान आए उनके लिए क्या दी जाए, नागरिकता दी जाए। लेकिन उसमें एक जो डेट थी ना उसको एक मेंशन कर दिया, वो डेट थी 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948 को एक परमानेंट रूल लागू किया गया। उसमें बोला गया कि जो लोग इससे पहले आ गए हैं उनको तो हम नागरिकता दे देंगे सिंपल तरीके से, और जो लोग इसके बाद आए हैं उसको है ना उनको एक परमिट भरना पड़ेगा, मतलब एक फॉर्म भरना पड़ेगा जो नागरिकता का रहता है। ठीक है ना, तो उसमें आपको परमिट का एक फॉर्म भरना पड़ेगा और 6 महीने वेट करना पड़ेगा। 6 महीने वेट करने के बाद आपको नागरिकता दी जाएगी, आपके बारे में कुछ चीज़ें जानने के बाद, है ना। अब बात करते हैं अपना जो अनुच्छेद 7 है। अनुच्छेद 7 में आप देखेंगे भाई, देखो जैसे कुछ लोग, जैसे हमारा जब भारत का जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो कुछ लोग जो भारत के लोग थे वो पहले कहाँ चले गए, पाकिस्तान। लेकिन जब पाकिस्तान चले गए और वहाँ पे जब लात मार के उनको भगाया गया वापस दोबारा, तो वापस वो कहाँ पे आए, इंडिया में आए। जब इंडिया में दोबारा आए तो भाई उनको भी नागरिकता देना पड़ेगी कि नहीं, भाई मानते हैं वो उधर गए लेकिन आए तो वापस इंडिया में। ठीक है, लेकिन अपना ये कर्तव्य बनता है कि अपने नागरिक थे तो उनको नागरिकता देनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो अनुच्छेद 7 बोलता है जो लोग भारत से पाकिस्तान गए, जो लोग भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से फिर वापस कहाँ पे आ गए, भारत में आ गए, तो भाई उन लोगों के लिए भी नागरिकता देगी। लेकिन उनके लिए भी एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है कि भाई 1 मार्च 1947 के पहले अगर तुम गए हो, ठीक है, जाके वापस भी आ गए हो, तो भाई तुम्हारे लिए हम क्या है, नागरिकता दे देंगे। लेकिन जब देश आज़ाद हो गया तो 1
15 अगस्त 1947 को, लेकिन उसके पहले की बात कर रहे हैं 1 मार्च 1947 को। और उसके बाद अगर तुम वापस आते हो तो तुम्हारे लिए 6 माह का क्या भरना पड़ेगा, परमिट। मतलब फिर इससे वही काम कि आपको पहले परमिट वाला एक फॉर्म भरना पड़ेगा और 6 महीने तक आपको वेट करना पड़ेगा। 6 महीने वेट करने के बाद फिर आपको नागरिकता देने की सोची जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा अनुच्छेद 7। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 8 की ओर। तो हमारा अनुच्छेद जो 8 है वो कहता है, अगर कोई जैसे कुछ टाइम पे हमारे कुछ जैसे राजनेता वगैरह थे, वो क्या थे, विदेश में थे, है ना। जो लोग विदेश में राजदूत वगैरह थे सब कहाँ थे, मतलब विदेशों में थे। तो उनकी नागरिकता हम समाप्त तो कर नहीं सकते थे, ठीक है ना। तो उनको भी बोला गया जो विदेश में नौकरी कर रहे हैं या फिर है ना घूमने वगैरह गए हैं, तो उनको हम नागरिकता उनकी समाप्त नहीं होगी, ठीक है ना। अब देखो जब वो घूमने गए तो अगर हो सकता है कि वहाँ उनके बच्चे हो सकते हैं। अब बच्चे हो जाएंगे तो भाई उसमें बोला गया है कि जो भारत का व्यक्ति है अगर विदेश जाता है ना, और उसके अगर बच्चे हो जाते हैं तो उन बच्चों को भी भारत की सरकार से क्या देगी, नागरिकता देगी। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति भारत भ्रमण पे मतलब दूसरी जगह गया है वहाँ पे और वहाँ पे उसके बच्चे हो जाते हैं तो उसको भी भारत की नागरिकता मिलेगी। बस इतना समझना है। 7, 8 में ये बोला गया है और 9 में ये बोला गया है, अगर आप कहीं बाहर जाते हो घूमने किसी दूसरे देश, ठीक है, जैसे अमेरिका, मतलब भारत को छोड़ो कहीं भी जाते हैं और तुम जाते हो और आपको वो देश जच जाता है या फिर अच्छा लगता है और आप जाके वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं। अगर आप वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लेंगे तो स्वतः ही अपने देश की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि भाई अगर उसने जैसे हम हैं और हमने जाके अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर ली तो हमारे देश वालों को पता कैसे चलेगा कि हमने जो नागरिकता है वो ग्रहण कर ली। तो भाई उस देश का जिस देश की आप नागरिकता ले रहे हो वो देश पहले तुम्हारे बारे में सब चीज़ जानकारी करेगा कि तुम इंडिया से हो, आतंकी तो नहीं हो, मतलब कुछ गलत काम करके तो नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ जांच पूछ कहाँ से करेगा भाई, इंडिया से। जब इंडिया बोल देगा भाई ये साइन करके कि भाई एक प्रमाण पत्र देगा भाई जो ये है एक सही व्यक्ति है, ठीक है, मतलब इसने कोई अभी तक कोई गलत काम नहीं किया या फिर देश विरोधी काम में नहीं है। तो जब ये चीज़ वहाँ पे जाएगी, जब वहाँ पे वो लोग उसकी नागरिकता को देंगे तो उधर पे से एक लेटर यहाँ पे भी आएगा जिससे वो क्या करेंगे, यहाँ की नागरिकता उसकी समाप्त कर देंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं, ये तो हो गया अनुच्छेद 9। अब बात करते हैं अनुच्छेद 10 की। अब देखो अनुच्छेद 10 में बोला गया है कि नागरिकता जब तक बनी रहेगी जब तक कि कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते। देखो भाई ऐसा भी नहीं है कि जैसे कोई व्यक्ति की उठे और चल के ना सरकार ने लेके बोल दी कि नहीं तुम्हारी नागरिकता समाप्त करते हैं, तो इसकी मन मर्जी नहीं चल सकती है। अब मन मर्जी के तौर पे कैसे, जैसे कि मान लेते हैं हम हैं और उनको हम कुछ काम कर रहे हैं, वो आए हमारे यहाँ और बोले भाई हमें तुम्हारा काम जचा नहीं है, हम तुम्हारी नागरिकता समाप्त करते हैं, ठीक है, तुम्हारे देश के नागरिक नहीं हो। तो ऐसे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें बोला गया जब तक तुम देश विरोधी काम नहीं करो, ठीक है ना। अब देश विरोधी काम करेंगे और आपने जबरदस्ती खत्म कर दी है तो सुप्रीम कोर्ट किस लिए है भाई, हम सुप्रीम कोर्ट में जाके उसको क्या कर लेंगे भाई, अनवैध करवा देंगे। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि अनुच्छेद 10 क्या कहता है, जब तक कि आपकी जो नागरिकता जब तक बनी रहेगी जब तक कि आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 11 की। अब अनुच्छेद 11 ये कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून जो है वो कौन बनाएगी, संसद बनाएगी। ठीक है, लेकिन जो इसको बनाने की जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो किसी न किसी एक बोलना चाहिए कि मंत्रालय को देना ही पड़ेगी, और वो मंत्रालय कौन है, गृह मंत्रालय। और आप ऐसे भी याद नहीं है तो आप ऐसे समझ सकते हो जो हमारा अभी CA लागू हुआ है, NRC चीज़ें जो आई हैं वो कौन लेकर आए, अमित शाह लेके आए। अमित शाह कौन है भाई, हमारे गृह मंत्री हैं। तो अपन समझ सकते हैं कि भाई जो नागरिकता संबंधी जो कानून वगैरह बनाएगी वो कौन बनाएगी, संसद बनाएगी, लेकिन जिम्मेदार कौन है भाई, गृह मंत्रालय। मतलब गृह मंत्रालय के अंतर्गत वो चीज़ें होगी। ठीक है, अब बात करते हैं भाई कि जो नागरिकता है वो हमारे लिए कितने प्रकार से प्राप्त हो सकती है और हमें कितने प्रकार से वो हमारी जो नागरिकता वो समाप्त की जा सकती है। तो सबसे पहले देखेंगे भाई प्राप्त कितने प्रकार से की जा सकती है। तो सबसे पहले देखने वाले हैं भाई जन्म के आधार पर नागरिकता। अब देखो जन्म के आधार पर नागरिकता कैसे, देखो अगर कोई भी व्यक्ति जब भारत के अंदर जन्मा होगा तो उसे क्या दी जाएगी, नागरिकता दी जाएगी। अब इसी आधार पर हमें भी मिली है। देखो हम कहाँ पैदा हुए, भारत में पैदा हुए, और भारत में पैदा हुए तो मतलब क्या है, ये क्या कहता है कि अगर तुम्हारा जन्म कहाँ पे होता है, भारत में होता है, तो तुम्हारा जो नागरिकता है वो कहाँ की मिल जाएगी, भारत की मिल जाएगी। लेकिन इसमें एक शर्त है कि आपके माता या पिता या फिर दोनों कोई भी एक में ना भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, इसमें ये बोला गया है, मतलब अगर ऐसा है तो भाई तुम्हारे लिए क्या नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। अब दूसरी बात करते हैं वंश के आधार पर। ठीक है, अब मान लेते हैं किसी के माता या पिता विदेश जाते हैं, और जैसे पिताजी कहीं मतलब किसी एक व्यक्ति जो विदेश जाता है और विदेश में वह शादी कर लेता है,
तो भाई शादी होगी तो भाई उसके बच्चे भी होंगे, तो ये बच्चा होगा तो भाई उसको जो नागरिकता होगी वो भारत सरकार उसको भी नागरिकता देगी। क्यों? क्योंकि उसको ये उसमें बोला गया वंश के आधार पर नागरिकता, मतलब वो उसका वंश है, मतलब वो उसका पिता भारतीय तो उसका बेटा भी क्या होगा, भारतीय होगा, जिस कारण से उसको भी भारत की नागरिकता मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे, वो है भाई विदेशी राज्य को भारत में विलय करने पर। देखो जैसे कि अपना जो सिक्किम राज्य था, सिक्किम पहले क्या था, भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन सिक्किम जब आके भारत में मिल गया तो क्या हुआ, जहाँ सिक्किम के जो लोग रह रहे थे उनको भी किसकी नागरिकता दे दी गई, मतलब भारत की नागरिकता दे दी गई। पहले एक जो सिक्किम था वो बहुत स्वतंत्र देश था, ठीक है, फिर 1975 में उसको है ना अपन ने मिला लिया। ठीक है, तो जो भी अपन जैसे अगर कोई जैसे आज अपन यहाँ पाकिस्तान को अगर क्या कर लेते हैं, अधिग्रहण कर लेते, तो पाकिस्तान के सभी लोगों को अपन किसकी नागरिकता देना पड़ेगी, भारत की नागरिकता देना पड़ेगी। ठीक है, अपन मान सकते हैं। इसके बाद चलते हैं पंजीकरण के आधार पर। ठीक है, अब पंजीकरण के आधार पर इसको ज़्यादा ध्यान से समझेंगे हम। पंजीकरण के आधार पर देखो, कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रमंडल देश से, राष्ट्रमंडल मतलब कि जो ब्रिटेन के गुलाम रहे हो कभी ना कभी, जैसे कि सारे भारत पाकिस्तान है ना, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब भारत ने अंग्रेजों कहीं ना कहीं गुलाम रहे हैं। तो ये दो जो देश अंग्रेजों कभी ना कभी गुलाम रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, राष्ट्रमंडल देश। ठीक है, तो पंजीकरण के आधार पर बोला जाता है कि आप भारत में कम से कम 7 साल रहे हो। ठीक है ना, और आप 7 साल रह रहे हो तो समझ जाइए कि आपको पंजीकरण के आधार पर ये नागरिकता मिल जाएगी, भारत की नागरिकता। ठीक है ना, और ये केवल किसको मिलेगी, कॉमनवेल्थ लोगों को मिलेगी। अब बात करते हैं 5वें नंबर पर, जो है देशीकरण। ठीक है, देशीकरण की बात करते हैं तो भाई इसमें बोला गया है कि आप है ना, कोई व्यक्ति जो भारत में 10 साल से रह रहा हो, कम से कम कितने सालों से, 10 साल से रह रहा हो, और कम से कम जो हमारी 22 भाषाएं उनमें से एक भाषाएं उसको अवश्य रूप से आती हैं। ठीक है ना, तो है ना उसे देशीकरण के आधार पर उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अब ये चीज़ समझ में आई, 5 चीज़ें। देखो पहली चीज़ कौन सी, जन्म के आधार पर, कि कोई व्यक्ति है ना भारत में जन्मा हुआ तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। सेकंड नंबर क्या है, वंश के आधार पर, और कोई माता या पिता की अगर यानी कोई व्यक्ति है या लेडीज है या जेंट्स है और कोई दूसरे देश में जाते हैं, काम करते हैं, वहाँ पे उसकी शादी हो जाती है, तो क्या होगा भाई, उससे जो बच्चे होंगे उसको है ना भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, तीसरे नंबर पर जो बोला गया है विदेशी राज्य को भारत में मिलाने पर, अगर तो कोई विदेशी राज्य पर अपन आक्रमण कर देते हैं तो वो कब्जा कर लेंगे उतना चीज, तो उतने जितने लोग रह रहे होंगे तो उनको भी किसकी नागरिकता देनी पड़ेगी, भारत की नागरिकता हमको देना पड़ेगी। अब बात करते हैं चौथे नंबर पंजीकरण पे। पंजीकरण क्या है भाई, कि कम से कम जो 7 साल है ना लोग रह रहे हैं, साथ ही वो व्यक्ति कोई कॉमनवेल्थ देश का होना चाहिए, तो उसे है ना पंजीकरण के आधार पर हम उसको नागरिकता दे सकते हैं। अब बात करते हैं 5वें नंबर जो आपकी है देशीकरण। देशीकरण में क्या बोला गया है कि कोई व्यक्ति भारत में 10 साल से रह रहा हो और साथ ही में वो एक भाषा ज्ञान रखता हो, ठीक है, तो उसे हम देशीकरण के आधार पर नागरिकता दे सकते हैं। अब समाप्त कितने आधार पर होगी, तो भाई 3 आधार पर उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो पहला आधार क्या है भाई, देश विरोधी काम करने, अगर वो तो कोई भी है ना, अगर तो आप किसी मतलब कि जाके अपनी सेना के विरुद्ध काम करोगे तो भाई आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। मतलब ऐसे कोई भी काम करोगे आप देश के विरुद्ध तो उसे आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ठीक है, दूसरा है अगर आप पागल हो जाते हैं, पागल हो नहीं जाते, अगर आपको पागल घोषित कर दिया जाता है, जैसे कि मोदी जी आए और आपने मोदी के ऊपर कुछ भी फेंक दिया, चप्पल जूता है ना, मतलब प्रधानमंत्री जो है वो क्या माननीय पद है, लेकिन अगर आप उसकी इज्जत नहीं करेंगे तो आपको पागल घोषित कर दिया जाएगा और आपकी जो नागरिकता है बस समाप्त कर दी जाएगी। आपको मारे पीटा नहीं जाएगा, ठीक है, आपकी जो नागरिकता है वो समाप्त कर दी जाएगी। अच्छा, नागरिकता में होता क्या है, तो भाई नागरिकता में ये होता है कि आपको वोट देने का अधिकार होता है। ठीक है, आप है ना किसी पद पर नौकरी कर सकते हैं, ठीक है ना, जैसे कि सेना में हो सकते हैं, राष्ट्रपति के पद पर जा सकते हैं, प्रधानमंत्री के पद पर जा सकते हैं, कोई भी पद पर जा सकते हैं, जज के पद पर जा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद कानूनी शक्तियाँ होती है वो भी उसके पास होती हैं। ठीक है ना। अच्छा, सबसे बड़ा अधिकार होता है जो नागरिक होते हैं उनको वोट देने का अधिकार होता है। ठीक है ना, अगर उनसे नागरिकता छुड़ा ली जाएगी या फिर छीन ली जाएगी तो उनको जो वोट देने का अधिकार है वो उनसे छीन लिया जाएगा, मतलब वो फिर वोट नहीं दे पाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं पागल अगर होता है तो। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे नंबर अन्य देश के प्रभाव में। देखो जैसे कि कोई व्यक्ति है वह अगर पाकिस्तान के भड़काए में आ गया, पाकिस्तान, चीन या फिर भारत के अलावा कोई और देश के भड़काव में आ गया और देश विरोधी कार्य करने लगा, मतलब एक्चुअल में इसी का थोड़ा सा रूप है, चेंजेस रूप। ठीक है, तो किसी के प्रभाव में आया तब भी उसकी नागरिकता क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, तो इस 3 तरीके से नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन समाप्त कौन करेगा, तो वो करेगा गृह मंत्रालय। कौन करेगा,
गृह मंत्रालय करेगा। चलेगा, हम देखते हैं थोड़ा सा CAA और NRC, इनके बारे में थोड़ा जानना है। बहुत सारी वीडियो इस यूट्यूब पर डली हुई है। CAA को, CAA क्या होता है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये क्या है, नागरिकता संशोधन अधिनियम है। इसमें बोला गया है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इसमें जो अल्पसंख्यक लोग हैं, अल्पसंख्यक कौन है भाई? वहाँ देखो तीनों लोग क्या हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में तीनों जगह पे क्या है, मुसलमान की अधिकता है, मतलब मुसलमान क्या है, मेजोरिटी में है। लेकिन बाकी अन्य देश जैसे अन्य धर्म है, जैसे हिंदू धर्म, जैसे हिंदू और सिख, ईसाई, पारसी, बुद्ध, जितने भी लोग हैं ये क्या हैं, अल्पसंख्यक में आते हैं। तो उसमें ये बोला गया है कि जो 2014 से भारत में रह रहा है, जो 2014 से भारत में रह रहा है, उससे पहले के जो लोग रह रहे हैं उनके लिए है ना, जो अल्पसंख्यक लोग उनको हम क्या दे देंगे, नागरिकता दे देंगे। अब यहीं पे दूसरी चीज़ और समझो, यहाँ पे क्या बोला गया था कि अगर कोई व्यक्ति लगातार अगर 7 साल तक रहता है तो उसको पंजीकरण के आधार पर हम क्या दे देंगे, नागरिकता। अब देखो 14 साल तो ये हो गए और 6 साल ये तो 2020 तो यहीं पे पहुंच गया। इसके बाद 1 साल और रहता वो तो क्या जाता, उसको वैसे भी पंजीकरण के आधार पर क्या मिल जाती, नागरिकता। उसको तो मिलने वाली थी वैसे भी, लेकिन वही मोदी जी थे, उनको प्रचार करना था अपना, उन्होंने इसको ऐसा बनाया कि भाई जैसे बिल्कुल तुरंत में तत्काल मिलने वाली मतलब नागरिकता, ठीक है ना। तो उनका कुछ नहीं था, बस यही था, वो तो नागरिकता तो वैसे ही मिलती उसकी, देखो 7 साल हो जाते जो लोग 14 से पहले रह रहे हैं तो उनको वैसे ही पंजीकरण के आधार पर मिलती। लेकिन उन्होंने क्या कह दिया कि हमें ना CAA के तहत देंगे भाई इनको नागरिकता, चलो भाई दे दो। उसमें यही बोला गया कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक है ना, उनको हम क्या देने वाले हैं, नागरिकता देने वाले। वो तो वैसे ही मिलना थी, क्योंकि अगर 7 साल हो जाते तो वैसे भी देते हो, ठीक है। अब बात करते हैं NRC की। अब NRC क्या है भाई? NRC है कि भाई नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ सिटीजनशिप, मतलब इसमें हर एक नागरिक की मतलब जानकारी इसमें लिखी जाएगी, ठीक है, कि आप बाहर के नागरिक हैं या नहीं। तो ये केवल अभी कराया गया किसमें, असम में। क्यों कराया गया? क्योंकि बांग्लादेश से बहुत सारे लोग कहाँ गए, असम में गए। मानते हैं कि भाई ये बांग्लादेश बना नहीं था। कब? देखो ये बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ है, 24 मार्च 1971 को आज़ाद हुआ है। तो अगर जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 से पहले असम में आया है तो हम मान लेते भाई अब ये देश नहीं बना था, और नहीं बना था तो हम मान लेते ये लोग हमारे शरणार्थी तो आ गए, चलो भाई ठीक है, हमने इसको अडॉप्ट कर लिए। लेकिन इसके बाद जो लोग आए हैं, भाई जब तो देश बन गया था, अब तुम हमारे यहाँ आओगे तो हम कहेंगे भाई ये तो अपने देश में जाओ भाई, ठीक है। तो इसमें कराया गया NRC। इसमें बोला गया कि आपके पास 1971 मतलब 24 मार्च 1971 के पहले का कोई भी एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो मतलब जो सरकार द्वारा मतलब सर्टिफाइड मतलब वेरीफाई किया गया हो, ठीक है। वो कोई भी डॉक्यूमेंट लाओगे तो आपको है ना हम भारत की नागरिकता देंगे, अन्यथा आपको भारत की नागरिकता नहीं देंगे। लेकिन अब जो लोग हैं जिसके पास नहीं है तो वो क्या करेंगे भाई, तो उनके लिए एक अलग से क्या कॉलोनी बनाई जा रही है जिसमें वो लोग वहाँ पे रहेंगे, ठीक है। बस इतना ही है NRC में और CAA में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये नागरिकता समझ में आई होगी, साथ ही में ये CAA और NRC समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।